एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में मिश्रण के बारे में पढ़ा था कि मिश्रण क्या होता है, कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। अब हमें क्या करना है कि जिन पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बनता है उन पदार्थों को अलग करना है। ठीक है, या यूं कहा जाए कि दुनिया में जितने पदार्थ होते हैं जब उनको हम कहीं से प्राप्त, किसी स्रोत से प्राप्त करते हैं तो उस पदार्थ के साथ कुछ अन्य पदार्थ भी उसके साथ मिले होते हैं। समझ में बात आ गई? तो उन पदार्थों को शुद्ध रूप से प्राप्त कैसे करते हैं, कैसे उस पदार्थ के साथ जो अन्य पदार्थ मिले होते हैं उनको हम कैसे अलग करते हैं। तो जब कई सारे पदार्थ आपस में मिले हो तो उनको कहते हैं मिश्रण। ठीक है, और मिश्रण में जो जो पदार्थ मिले उनको कहते हैं मिश्रण के घटक। तो मिश्रण से मिश्रण के घटक कणों को अलग करने की क्रिया को हम लोग कहते हैं पृथक्करण। क्या बोलते हैं? पृथक्करण। किसका पृथक्करण? तो मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। यानी कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिला दिए हो, यदि वो रासायनिक रूप से आपस में क्रिया न किए हो तो उनको हम यदि अलग कर रहे हैं, इस अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं और उसको कहते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि कैसा मिश्रण हो तो उसको कैसे पृथक करेंगे। अब बच्चों, वो मिश्रण में मिले हुए घटक कणों के प्रकार पे, उनके नेचर पे निर्भर करेगा कि कैसे दो पदार्थ आपस में मिले हैं, उनको कैसे, कौन सी विधि उसको अलग करने में लगाएंगे। ये सब पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि गेहूं है और उसमें भूसा है, तो गेहूं से भूसे को हम लोग क्या करेंगे? ओसाना एक विधि होती है, मिश्रण के पृथक्करण करने की एक विधि होती है, या यूं कहा जाए कि मिश्रण के पृथक्करण करने की एक आसान सी भौतिक विधि होती है ओसाना। तो तेज हवा चल रही होती है, ठीक है, पंखे वगैरह इसका प्रयोग करते हैं, और उस तेज हवा के सामने हम उस भूसा है उसको कैसे निकालते हैं? तो पंखे के सामने उसको गिराते हैं, गेहूं भारी होता है, नीचे गिर जाता है, भूसा दूर जो होता है हवा उसको उड़ा ले जाती है। तो अब ये निर्भर कर, अच्छा अभी वही कोई ऐसा चीज है जो पानी में मिला हो तो वहां पे तो ओसा नहीं सकते हम लोग। तो जैसा पदार्थ होगा, मिश्रण के जैसे घटक होंगे, उनको पृथक करने के लिए वैसे ही विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब मिश्रण दो प्रकार का होता है बच्चों, विषमांगी और समांगी। तो विषमांगी मिश्रण से घटक कणों को अलग करना काफी आसान होता है। ठीक है, क्योंकि विषमांगी का मतलब कि दो पदार्थ मिला वो अलग अलग हमको दिखाई दे रहा है, तो उनको विभिन्न मिश्रण के पृथक करने की विभिन्न विधियां होती हैं, जैसे फटकना, ओसाना, निथारना, इन सब विधियों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अभी मैं बता रहा था कि गेहूं से भूसा अलग करना है तो ओसा देते हैं। मान लो उसी गेहूं में छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े हों या छोटे छोटे ईंट पत्थर हों तो उनको हाथ से हम लोग बीन कर उनको अलग कर लेते हैं। तो बीनना भी एक कह सकते हैं पृथक्करण की विधि हो गई। मान लो जैसे चाय बनती है, चाय में चाय पत्ती होती है, उसको अलग करना होता है तो हम लोग उसको छन्नी का प्रयोग करते हैं, छान लेते हैं, तो छानना भी एक विधि है। तो बच्चों, विषमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए फटकना, ओसाना, निथारना, छानना, इन विधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं और इन विधियों द्वारा बड़ी आसानी से हम उन मिश्रण के घटकों को पृथक कर लेते हैं। समस्या कब होती है बच्चों, जिसके लिए विशेष विधि का प्रयोग करना पड़ता है? समस्या होती है जब मिश्रण समांगी हो। जब मिश्रण कैसा हो? समांगी हो। उस समय मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए जो हमने विधि अभी बताई है विषमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए, जैसे छानना, ठीक है, ओसाना, फटकना, ठीक है, बीनना, या इसी को चुनना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो विधियां हैं बच्चों, ये विधियां विषमांगी मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए यूज होता है। लेकिन जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी का मतलब ये होता है कि जिन दो पदार्थों का आपस में मिला दिया गया है वो अलग अलग दिखाई न दे। यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहा था तब इन विधियों का प्रयोग कर रहे थे, और जब अलग अलग दिखाई न दे, जैसे अभी पानी में नमक को हमने अच्छे से घोल दिया तो नमक अब उस पानी में दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां पे जो मिश्रण बना है बच्चों वो समांगी मिश्रण बन गया। अब हम चाह रहे हैं तुरंत उसमें से नमक अलग कर लें,
और पानी अलग कर दें। तो इसके लिए कुछ विशेष विधियां हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे वाष्पन है, ऊर्ध्वपातन है, अभिकेंद्रीकरण है, क्रोमैटोग्राफी है। इस तरह की तमाम विधियां हैं जो समांगी मिश्रण से उनके घटक कणों को पृथक करने में प्रयोग होता है। और हम लोगों को मुख्य रूप से समांगी मिश्रण के घटकों को ही पृथक करने की विधियों को पढ़ना है। तो आइए इसी को शुरू किया जाए। सबसे पहली विधि बच्चों से हमने लिया वाष्पन। क्या लिया है? वाष्पन, वेपोरेशन। क्या होता है? वाष्पन की क्रिया में मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी, जब पदार्थ के भौतिक अवस्था परिवर्तन जब हम लोगों ने पढ़ा था। वाष्पन का मतलब होता है कि जब जल या कोई भी जल की तरह पदार्थ या यूं कहा जाए कोई वाष्पशील पदार्थ जो क्वथनांक से नीचे ही वाष्प में बदलने लगे, तो ऐसे पदार्थ हम लोग कहते हैं वाष्पशील पदार्थ। और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं बच्चों वाष्पन। जैसे जल होता है, ठीक है, एक तो होता है 100 डिग्री पे उसको जब खौलाते हैं तो वो गैस में बदलता है, तो वो उसका क्वथनांक है। लेकिन ऐसे भी नॉर्मली पानी आप रख दो तो पानी धीरे धीरे उसमें से वाष्प बन के निकलने लगता है। वो पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे आप कपड़े गीला करके धूप में से कपड़े में से पानी जो होता है धीरे धीरे वाष्प बन के निकल जाता है। तो इस क्रिया को कहते हैं वाष्पन। और वाष्पन में पदार्थ किसमें बदल रहा है? वाष्प में। तो जो पदार्थ वाष्प में बदलेगा उस पदार्थ को कहते हैं बच्चों वाष्पशील पदार्थ। क्या बोलते हैं? वाष्पशील पदार्थ। तो ये जो मिश्रण के पृथक्करण करने की जो वाष्पन विधि है बच्चों, इसमें हम उन पदार्थों को लेते हैं या उन पदार्थों को पृथक करते हैं, ठीक है, जिसमें से एक पदार्थ वाष्पशील हो और दूसरा पदार्थ वाष्पशील न हो। समझे बात आगे? इस विधि द्वारा हम लोग किन दो पदार्थों को अलग करते हैं, पृथक करते हैं? तो एक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो होना चाहिए आपका वाष्पशील, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, और दूसरा पदार्थ होना चाहिए अवाष्पशील। तो उसमें से एक वाष्प बन के निकल जाएगा और दूसरा पदार्थ उसमें बचा रह जाएगा। तो ऐसे विधि को या इस विधि को हम लोग कहते हैं वाष्पन विधि। और इस वाष्पन विधि द्वारा पदार्थ के मिश्रण के घटकों का पृथक्करण होता है। तो इसका एक उदाहरण लिया जाए, जैसे आपकी बुक में भी दिया है कि कोई रंग हो, रंग या आप क्या ले सकते हो? स्याही, ठीक है, और इसको किसमें हमने डाल दिया? जल में। तो जब स्याही को जल में डाले, घोल दिए, तो जो है दोनों मिलके एक जैसे हो गए, समांगी मिश्रण बना लिए। अब हम चाह रहे हैं कि उसमें से स्याही अलग हो जाए, यानी रंग अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए। आपको पता है बच्चों, जो रंग हम लोग घोलते हैं वो ठोस होता है, वो अवाष्पशील पदार्थ होता है, और जो पानी में घोले हैं पानी वाष्पशील होता है। तो क्या करेंगे कि उस मिश्रण को जिसमें कि पानी में हमने रंग घोला है उसको हम लेंगे बीकर में और उसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे। जब गर्म करेंगे, चित्र में आप उधर देख सकते हो, जब गर्म करेंगे, नीचे देखिए बर्नर लगा हुआ, ऊपर बीकर लगा हुआ है और उसमें स्याही और जल का मिश्रण भरा हुआ है। जब उसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे तो उसमें जो पानी है बच्चों वाष्प बन के निकल जाएगा। उसको ऊपर रोकने की व्यवस्था लगा लेंगे यदि हमको पानी चाहिए तो, और वो पानी रोक के फिर उसको ठंडा करेंगे, वो जल में बदल जाएगा, क्योंकि पीछे हमने अवस्था परिवर्तन देखा था। और जो स्याही शेष रहेगी वो बीकर में पड़ी रह जाएगी। तो इस प्रकार से हमने पानी का उसमें क्या करा दिया? वाष्पन। तो जो दूसरा पदार्थ है अवाष्पशील, वो उस बीकर में हमको पुनः जैसा था उस रूप में प्राप्त हो जाता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों, जो नमक का निर्माण होता है। इसका निर्माण, नमक का निर्माण होता है। आपको पता होना चाहिए कि नमक जो होता है वो समुद्र से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? समुद्री जल से प्राप्त होता है। समुद्री जल में नमक अत्यधिक मात्रा में घुला होता है। तो जब नमक बनाना होता है तो क्या किया जाता है कि समुद्र में से कुछ जल को, ठीक है, बाहर छिछले गड्ढों में भर दिया जाता है पंप वगैरह लगा के, और फिर उसमें का जो पानी होता है वो वाष्प बन के निकल जाता है और शेष नमक उसी छोटे छोटे जो क्यारी बनाया गया था, छिछले गड्ढे बनाए गए थे, उसी में शेष पड़ा रह जाता है। समझ में बात आ गई? तो नमक हमको किस क्रिया द्वारा प्राप्त होता है? समुद्री जल के वाष्पन द्वारा।
जो समुद्री जल है उसमें से जल जो होता है वाष्प बन के निकल जाता है और शेष नमक वहां पे पड़ा रह जाता है। तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हो या इस प्रयोग को घर पे करके देख सकते हो। ऐसे एक बीकर लोगे, बीकर में पानी लोगे, पानी में उसमें नमक घोल दोगे और फिर उस बीकर को गर्म करना शुरू करोगे। देखोगे कुछ देर बाद पानी उसमें से गैस बन के वाष्प बन के निकल जाएगा और शेष नमक उस बीकर के बॉटम में पेंदी में बचा रह जाएगा। तो आई होप आपको ये भाषण समझ में आ गया होगा। क्या होता है, ये एक क्रिया होती है। इस क्रिया में कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में होता है वो वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो यदि उस वाष्प अवस्था में बदलने वाले पदार्थ, जिसको वाष्पशील पदार्थ, उसमें यदि कोई ठोस पदार्थ मिला हो और उसको हम चाहते हैं कि अलग करें, तो वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें उस मिश्रण को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जो ठोस वस्तु होती है, अवाष्पशील पदार्थ होता है, वो उस बीकर के पेंदी में रह जाता है और जो जल होता है वाष्प बन के उसमें से निकल जाता है। तो आई होप आपको मिश्रणों के घटकों के पृथक्करण की पहली जो है वाष्पन विधि समझ में आ गई होगी। अगली विधि को हम लोग अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे।